बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन के स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता है। जहां नॉर्मली हम पीर से जुमेरात तक इस महफिल को सजाते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो रात के इस पैर रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सैटरडे और संडे आपकी खिदमत में मेरी जो को एंकर हैं ज़ारा शफी वो शो कर रही होती हैं, और फिर मंडे से बेस्ट शो को रिज्यूम कर लेता हूँ। और उम्मीद है कि आपको हमारे गुज़िश्ता वीक के शोज़ जो हैं वो पसंद आए होंगे, क्योंकि बहुत कुछ हैपनिंग हुई है गुज़िश्ता वीक। जिस तरह आपने कल देखा कि इंडिया की टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से संजू सैमसन की शानदार 97 रन की इनिंग की बदौलत शिकस्त 2-4 किया और सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया, कि जहां पर अब इंग्लैंड और इंडिया की टीमें जो है वो सेमीफाइनल में एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगी। एशिया की जो दो मजबूत टीमें थी, पाकिस्तान और श्रीलंका, दोनों ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, और अब एक दफ़ा फिर जो है वह तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्जरी, पोस्टमार्टम जैसी बातें एक दफ़ा फिर सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माने आयद किए जाएंगे। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ख़राब परफॉर्मेंस पे जुर्माने आयद किए गए हों। डिसिप्लिन या दीगर इशूज़ पे ज़रूर जुर्माने आयद किए जाते रहे, लेकिन ये पहला मौका है कि खिलाड़ियों की ख़राब परफॉर्मेंस पे जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में अब क्या होगा, और अब पाकिस्तान की अगली सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ है, उसकी क्या तैयारियाँ होंगी, आज बहुत सारे इन उमूर के ऊपर बात करेंगे। कुछ श्रीलंकन क्रिकेट के हवाले से भी आज बात करेंगे, क्योंकि सनत जयसूर्या ने जो है वो अब अपने कोच के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है श्रीलंका की इस खराब कारकर्दगी के बायस। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट का इन्होंने रंग भी बदल दिया है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट इनके डिपार्टमेंट ने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से की है, खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करने के हवाले से की है, बिलाशुबा इनका जो डिपार्टमेंट है वो क्रिकेट की नर्सरी कहा जा सकता है, कि जहाँ से प्लेयर ये डेवलप करते हैं और फिर वो आगे चल के बाबर आजम बनते हैं, कामरान गुलाम बनते हैं, आगे चल के जो है वो रुमान रईस बनते हैं, रमीज़ राजा जूनियर बनते हैं, रमीज़ जैसे प्लेयर बन के सामने आते हैं, नवीद यासीन जैसे प्लेयर बन के सामने आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ज़हीर भाई, सबसे पहले तो आप इस स्पेशल ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वर्ल्ड कप को ओवरऑल आपने कैसा देखा, पाकिस्तान की टीम एज पर एक्सपेक्टेशन खेली है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दे विल परफॉर्म बेटर, तो जो कुछ एग्जिट हुआ, इनका जिस अंदाज से एग्जिट हुआ, आप समझते हैं कि एज पर द एक्सपेक्टेशन ही हुआ? कोई इन्होंने हमें हैरान या परेशान नहीं किया इन्होंने? देखिए अली भाई, बात ये है कि टीम की जो सिलेक्शन थी उसके अंदर जो है बहुत सारी कोताहियाँ थी जो हम देख रहे थे, और हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि जो है जहाँ पर बाबर आजम, शादाब इनकी जगह नहीं बनती थी, अब ये साहबजादा फरहान ये भी स्टेट बैंक से खेल चुके हैं, और 5 साल 6 साल 2019 की बात है, 2018-19 में इतनी शानदार बैटिंग करते थे, जो आज ये बैटिंग कर रहे हैं इससे भी अच्छी बैटिंग करते थे, मगर इनको जो है डेलिबरेटली पाकिस्तान से नहीं खिलाया गया, क्योंकि बाबर आजम की सीट चली जाती अगर ये ओपन आते। आज आप देख लें कि उन्होंने वन हैंड जो है पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दी, और प्रूफ किया कि उनका सिलेक्शन देर से हुआ मगर दुरुस्त हुआ। तो मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ ज्यादती होंगे और जहाँ पर जो है मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ पर ये सूरत हाल आएगी। आप देखें फ़खर ज़मान के बारे में हम पूरे टूर्नामेंट में ये डिस्कस करते रहे आपस के अंदर के फ़खर ज़मान को जो है खिलाना चाहिए, उसको अपने नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, मगर मुझे नहीं समझ आ रही कि कोच की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो फ़खर बाबर को जो है वो 4th नंबर पे खिलाते रहे, और कई जगहों पे ज़ाहिर बात है कि ओवर्स कम थे तो बैटिंग के लिए नहीं भेजा, इसका मतलब उनकी जगह नहीं बनती थी। मगर अगर वहाँ पे फ़खर ज़मान होते तो मैं समझ रहा हूँ कि फ़खर ज़मान जो है वो इस कमी को ज़रूर पूरा करते, और पाकिस्तान हो सकता है कि इस दरमियान के अंदर जो मैच हारे हैं वो पाकिस्तान जीत जाता। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें कोच को भी तब्दील करना होगा, ना सिर्फ कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है जब भी कोई टीम हारती है तो इशू बनाया जाता है कप्तान चेंज कर दे। यार आपके पास कप्तान बाहर कौन है? आप देखें, आपने इस कप्तान को डेवलप करना है, आपने सलमान अली आगा को डेवलप करना है। अगर आप अभी कोई अब आवाज़ उठ रही है कि फ़खर ज़मान को बनाते हैं, एक उसने मैच खिलाया इनिंग की, फ़खर ज़मान को बनाते हैं, ये बच्चों वाला फैसला है। मैं समझ रहा हूँ कि सलमान अली आगा को कंटिन्यू करें, उसको वो सीख रहा है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि शायद उसके पास कुछ अख्तियारात भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है आप देखें कि उस्मान तारिक के हवाले से उसने कोई डिसीजन गलत किया कि बड़ा लेट लेकर आता था। यहाँ पर शाहीन को उसने 3 ओवर कंटिन्यू करा दिए, तो वो अकेला तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जिम्मेदार होगा, उसको जो इंस्ट्रक्शन दी होगी उसको फॉलो कर रहा होगा। इसके ऊपर बैठ कर बात करनी चाहिए पीसीबी मैनेजमेंट को, और इसके बाद जो है फिर फैसला करना चाहिए कि आया जो है हमें सलमान अली आगा को कंटिन्यू करना है या किसी और को करना है। देखिए, किसी और को हम करके कुछ भी नहीं कर सकते। सलमान अली आगा, आप सीरीज़ भूल गए, श्रीलंका वाली सीरीज़ भूल गए, बांग्लादेश वाली भूल गए, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया,
सलमान अली आगा की कप्तानी में हराया है। मगर क्या हुआ कि अचानक आपने बाबर को, जब बाबर टीम के अंदर आया पूरी टीम डिस्टर्ब हुई है। आप ये देख ले, जहां बाबर को इन किया आपने पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई है। अगर आप बाबर को नहीं खिलाते, देखें बाबर के हम दुश्मन नहीं है, बाबर अच्छा प्लेयर है, आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएं उसको, बाबर को आप टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दें, कोई इशू नहीं है। मगर बाबर T20 जो है वनडे भी खिला सकते हैं बाबर वनडे भी खिला दें, वनडे भी खिला दें। आप देखें इंडियन के सैमसंग ने जो बैटिंग की है कल, आप देखें उसके अंदर कोई ऐसा था रिवर्स स्वीप या कोई उल्टा सीधा शॉट था, उसने भी सीधे सीधे शॉट खेल के उसने शो किया कि जो ओपनर होता है वो जो है मैच फिनिश करके आता है। इसको कहते हैं क्रिकेट। क्या शानदार बैटिंग की उसने, और उसने कोई ऐसे हिटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने चांसेस नहीं लिए, उसने मेरिट के ऊपर खेला, उसने कोचिंग मैनुअल के मुताबिक खेला, इम्प्रोवाइज भी किया और उसके बाद उसने रन्स भी निकाले, उसने प्रेशर भी नहीं आने दिया, हालांकि उसके सामने भी जो है वो विकेट गिरी नहीं। आपको ये क्या लगता है कि तमाम पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त जितना भी जो महवर है, जो मरकज है, वो बाबर आजम के गिर्द घूम रही थी? और अभी आपने बाबर आजम को जब छोटी सी ट्यूनिंग की है ना कि बाबर आजम को आपने ड्रॉप किया, टीम का आपने माहौल देख लिया कि टीम ने बैटिंग में किस तरह परफॉर्म किया? ये बात तो जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था उसी वक्त कही गई थी, और जिस वक्त बाबर के टीम में नाम आया था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हम क्या 5-5 ओपनर लेके जाएंगे, किस नंबर पे बैटिंग कराएंगे। बाबर जब ओपन जाकर भी जो है इतना स्लो खेलते हैं और जब नीचे जाके खेलेंगे तो टीम की क्या सूरत हाल होगी, टीम की क्या पोजीशन होगी, ये तो सोचना था। सिलेक्शन कमेटी का भी इसके ऊपर जिम्मेदारी है, सिलेक्शन कमेटी को भी चेंज होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर टोटली सिलेक्शन कमेटी का इन्वॉल्वमेंट है, आपके हेड कोच का इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद आप सारी जिम्मेदारी उठा के जो है सलमान अली आगा के ऊपर डालते हैं, ये चीज़ गलत है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी जो भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, अब ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान की टीम आ गई है, 50 लाख रुपए जुर्माने की बातें की जा रही हैं। ये आप समझते हैं कि जस्टिफिकेशन बनती है कि 50 लाख रुपए का जुर्माना किया जाए, बजाय ऐसे कि इनको ये कहा जाए भाई आपको डोमेस्टिक जाके खेलो, आप पे ये पाबंदी है कि आप लीग्स नहीं खेलेंगे, आप जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए जब दस्तयाब होंगे जब आप डोमेस्टिक के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेज हैं उनको खेलेंगे और उसमें आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, उसके बाद फिर आप पाकिस्तान की टीम में रिकंसिडर होंगे। ये कोई बनी बनाई जगह नहीं है कि आप फिट अनफिट हो गए, चले गए, वापस आए और परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, फिर टीम के अंदर आ गए। देखिए 50 लाख रुपए जो है इस वक्त पाकिस्तान टीम के प्लेयर के लिए कोई हैसियत नहीं रखता। आप देखें कि आप किस किस के 50 लाख काटेंगे, उस्मान तारिक के काटेंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस अच्छी है, फ़खर जमान की अच्छी है, तो 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, एक महीने की तनख्वाह है उनकी। जस्टिफिकेशन भी नहीं है ना। आप जैसे विकेट कीपर उस्मान खान, वो इंडिया के खिलाफ उसने 22 बॉलों पे 44 कर दिए, कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सी परफॉर्मेंस खराब है? बाबर आजम कह सकता है भाई मैं तो बेंच पे बैठा था इस जो है वो श्रीलंकन मैच में, मेरा क्या कसूर है, मेरे किस बात में 50 लाख रुपए काट रहे हैं? तो समझ नहीं आता कि पैरामीटर्स बनेंगे क्या। देखें ज़का अशरफ साहब के दौर के अंदर ये मैं समझता हूँ गलत डिसीजन था, और टीम का प्लेयर्स पावर का प्रेशर था कि जो है हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमें अच्छा दिया जाएगा तो तब जब हम ज्वाइन करेंगे। देखें ये गलत डिसीजन था, 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए सैलरी थी, आप इनकी सैलरी 10 लाख कर दें, वर्ल्ड कप जीत कर आए, हम आपको 50 लाख दे देंगे, 60 लाख दे देंगे। आप एक टारगेट तो दें, कोई टारगेट तो नहीं दिया किसी ने भी कि आप क्या करेंगे। टारगेट के बगैर अगर आप ये अचीवमेंट्स जब तक नहीं लाएंगे, आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। आप 50 लाख कुछ भी नहीं है उनके लिए इस वक्त, तो 50 लाख की कोई हैसियत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बच्चों वाला डिसीजन है, इसको नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का कर दें, उसके बाद टारगेट दें कि अगला जो टूर्नामेंट आ रहा है अगर वो आप जीत कर आएंगे तो ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी हम उनको एक कैटेगरी में इतने पैसे देंगे, तब जाके जो है मैं समझ रहा हूँ कि हमारी टीम में कोई बेहतरी आएगी। क्योंकि खिलाड़ी जो है ना वो 100 रुपए के ऊपर भी जो है जान निकल रही होती है। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं खिलाड़ियों के साथ रहता हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि इनकी जान निकल रही होती है। जब इनके पैसे आप कम करेंगे तो फिर जो है ना इनको अक्ल आएगी और हो सकता है कुछ सिंसियरिटी से क्रिकेट खेलेंगे। देखें ना अब आप इतना बड़ा मैच हो रहा था, हम श्रीलंका से मैच खेल रहे हैं, इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, और उसके बाद हम 7-8 खिलाड़ी जिस तरीके से आउट हुए हैं, आउट होना बनता ही नहीं था इस तरीके से। आप सिंगल लेके आप साहबजादा फरहान को खिलाएं भाई, आपके सामने वो खड़ा हुआ है, एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है, आपको छक्के मारने जा रहे हैं, जाते छक्के कहाँ लगते हैं? कोच की प्लानिंग उस मैच में आपको क्या नजर आई है कि नाफे जो है वो एक मैच खेला हुआ है, फिर आप शादाब को इतना बड़ा बैट्समैन समझते हैं कि आप नबी के खिलाफ उसको उस्मान से भी ऊपर भेज देते हैं, जो उससे पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ 22 पे 44 कर आया, आपका उस्मान पीछे पड़ा हुआ है, आपके पास जो है वो शादाब खान जैसे बैट्समैन पड़े हुए हैं, तो कोच की प्लानिंग आपको क्या नजर आई? और आपको नहीं, दूसरा सवाल इसी से बनता है कि क्या आपको नहीं लगता कि उस मैच में साइम अयूब को बिठाना गलत फैसला था? आप साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उसकी फील्डिंग का, उसकी बॉलिंग का आपको एडवांटेज होता, ओपनिंग का स्लॉट से हटाते और मिडिल ऑर्डर में इसको जो है वो खिलाते, क्योंकि हसन नवाज की परफॉर्मेंस भी जो है मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। देखें बहुत अच्छी बात आपने कही है कि साइम अयूब जो है एज ए ओपनर स्कोर नहीं कर रहे थे, मगर बॉलिंग में आउट करते थे। आप शादाब को ड्रॉप करके साइम अयूब को नीचे खिलाते, उससे बॉलिंग करते थे ना। ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते थे?
आपको नहीं पता कि शादाब के अभी शकल मुश्ताक साहब किस तरह उसको डिफेंड कर रहे हैं कि शादाब जो है उससे काम सही से नहीं लिया गया? यार देखें, बात यह है कि अगर आप दामादों की टीम बनानी है तो फिर तो यही हाल होगा जो हाल है हमारा। हमें अगर मेरिट के ऊपर डिसीजन करने, मेरिट के ऊपर फैसले करने, तो हमें डिसीजन करने होंगे। शादाब की टीम में जगह नहीं बनती है, नाम चल रहा है कप्तान बना दें, यार क्या हो गया है? देखें शादाब ने जो बॉलिंग की, आप देखें किस तरीके से आते ही पहले ओवर 15 रन दे दिए। इंडिया के खिलाफ क्या हाल किया आप देखें, बॉलिंग नहीं हो रही उससे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, उनकी फिटनेस का जो इशू था वो ख़त्म हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इसका मतलब ये है कि उनको परफॉर्म करना चाहिए था। जब वो नहीं करें तो नीचे मैं समझ रहा हूँ साइम अयूब की जगह बनती थी, शादाब की जगह। ठीक है, एज ए बैट्समैन साइम अयूब की जगह नहीं बन रही है क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, मगर एज ए बॉलर वो 2-3 आउट करके दे रहे हैं आपको। अगर आउट नहीं भी कर रहे तो रन नहीं दे रहे। ठीक है, इस मौजूद को जरा यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब जिस तरह शकल मुश्ताक उनको डिफेंड कर रहे हैं कि जी वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनसे बैटिंग का काम लिया जा रहा है, उनसे वो रोल नहीं लिया जा रहा है। एक तो मैं यही चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई जावेद मियां को किसने बताया था कि रोल क्या होता है, इंजमाम को किसने बताया था रोल क्या होता है, यूनुस खान को, यूसुफ को किसने बताया था रोल क्या होता है, वसीम अकरम को किसने कब बताया कि रोल क्या होता है। आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, बैटिंग अगर आप कर सकते हो तो आप बैटिंग करो, जरूरत है, सिचुएशन है, बॉलिंग में आपकी जरूरत पड़ रही है तो आप बॉलिंग करो। इसमें रोल बताने की क्या जरूरत है? मैं रोज यहां पे शो करने के लिए आता हूं, क्या मुझे कोई रोज ये बताएगा कि मेरा रोल क्या है? आप एज एन एनालिस्ट आते हैं, क्या रोज आपको ये बताएगा कि भाई सवाल होगा तो आपको उसका जवाब देना है, अपना आपने भरपूर तज्जिया देना है? ये तो प्री डिफाइंड है ना ये चीज। जब आप किसी जॉब पर आ रहे हैं तो आपको खुद ये पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है। देखें, बात यह है कि अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ क्या बॉलिंग की, श्रीलंका के खिलाफ आती है एक ओवर में क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इसको बॉलिंग ऑलराउंडर? बॉलिंग उनकी नहीं चल रही है, बैटिंग थोड़ी बहुत चल भी रही है कि 1-2 चौके मार दिए, 1-2 छक्के मार दिए, बस इससे ज्यादा नहीं है उनकी। तो इस वजह से उन्होंने चांस लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो शायद आफरीदी को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने शाहीन के लिए आवाज उठाई कि इसको ड्रॉप होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं जना पाकिस्तान की टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस के वाले से, जहीरुल हसन साहब मौजूद हैं, और साथ साथ आपको जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि श्रीलंकन टीम भी जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रीलंका जो है अपने होम कंडीशन, अपने होम सॉइल्स पे, अपने होम जो है उनको जो एडवांटेज है उसके बावजूद जो है वो सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी। इसीलिए श्रीलंका से हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे श्रीलंका के रिनाउंड क्रिकेट कमेंटेटर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोशन अबी सिंह। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को उन्होंने कमेंट्री बॉक्स से किस तरह देखा, और साथ साथ जो श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस है, सनत जयसूर्या का जाना, वो किस तरह से देख रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जहीरुल हसन साहब से बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, और जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा था प्रोग्राम की कि श्रीलंकन वर्जन भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि 2 एशियन जॉइंट जो है श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो दोनों एशियन जॉइंट जो है वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, और अब एशिया की एक ही रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, और वो है टीम इंडिया की सूरत में। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रोशन अबी सिंह ने, जो क्रिकेट कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच रोशन अबी सिंह फॉर ज्वाइनिंग अस इन जी स्पोर्ट्स, एंड you have the very vast experience of cricket commentary and sports journalism. How do you see the exit of both the Asian giant, Pakistan and Sri Lanka, both are out of the tournament? Hi Ali, thank you for having me on your program. Well, I'm honored. You asked me about Sri Lanka and Pakistan being out of the tournament. Well, let's start with Pakistan. I think Pakistan never deserved to be out of that tournament. Yes, there were times that they looked a little bit below par. I think the batting let them down, but I thought the biggest blunder, if I'm allowed to use that word, was the game against India. Had they won that game, they were into the semi-finals for sure, and I think they had a very good chance of winning it. We as Sri Lankans, knowing the Premadasa, we wouldn't have expected Pakistan to insert India into bat, and then I thought that was a big blunder, and where Pakistan really lost a wonderful chance of getting through. But I felt that the batting, at certain places where they could have got a few more runs, where when they were defending 160 against England, I felt 175, 180 was possible. So little things like that. But overall, I felt that the Pakistan bowling, particularly the spinners, were very impressive. And the way the options they offer as spin bowlers, and I felt that they basically had most of their bases covered with their bowling. As far as Sri Lanka was concerned, it was very sad because being a co-host, but don't forget Sri Lanka lost 2 of their key bowlers right at the very beginning of the tournament. So from that point, it was difficult to kind of replace them. So whilst that's not an excuse, I put it down
to put it down as one of the main reasons. And again, Sri Lanka's batting was also very below par. So those to me were the factors as far as Pakistan and Sri Lanka were concerned. All right, Roshan, you have covered a lot of Pakistani cricket. You have commented on a lot of Pakistani matches. Even you have covered a Sindh Premier League. So you have an eagle eye on Pakistan cricket. So what do you think that what are the grey areas and what are the areas of improvement Pakistan require to contest, to play against the, according to the T20 situations? Well, as far as the improvement in Pakistan cricket, I thought you got a top-class batter. Farhan at the top, he looked truly magnificent. Those 200s were outstanding. They will go down as two of the best. And then when Fakhar Zaman was made to open the batting, then it looked very solid at the top. So you needed the solidity at the top. But again, as I had outlined in the previous answer, I felt that the middle and top order was what was lacking as far as Pakistan was concerned. So few batters appeared to be out of form. Some of them didn't really get the runs that Pakistan needed. So I thought also Babar missing out, because Babar is such a fantastic player, but then for some reason just couldn't kick on. So that to me are the areas that Pakistan need to be concerned about, which I'm sure they would have already addressed. All right, we are discussing about the Pakistan cricket, but the same situation was happened in this tournament with the Sri Lankan team. So what do you think, why Sri Lanka could not perform in the favorite conditions? Because they have the advantage of the climatical condition. They were playing on their home soils. They were aware with the conditions in the Sri Lanka. So what do you think, why Sri Lanka could not perform well in this tournament? Well, Sri Lanka not performing in their home conditions is a massive disappointment, not just for me personally, but for the country, for the fans, and for everyone involved. And I'm sure the team is also very, very disappointed for a below par performance. To start with, as I outlined earlier, Sri Lankan batting let the side down. They struggled on slow pitches. They struggled against spin, not necessarily quality spin, but against spin, which was unfortunate. This doesn't in any way devalue a performance of an opposing player, but that's the fact. They were giving away wickets to bowlers who were considered part-time. So those were areas that they will want to try and look at, play spin better. But I also feel that Sri Lanka should look to play on good, solid tracks, like what they did against Pakistan in that last game, where the final result was only 5 runs, but both teams played fantastic cricket. So I think that is one area, that is the most important area that Sri Lanka needs to look at and change their policy, get their pitches relayed if needed, and make sure that every game they play on good pitches, so that the batters also are confident and are able to play shots. They can trust themselves to play shots. They can have good strike rate. So there are lots of positives if you do that. So that, I feel, will be an area that needs to be addressed. And I think to the credit of Sri Lanka cricket, they have already started looking at that. All right, Roshan, it's a very alarming situation for both the Asian team. Pakistan and Sri Lanka could not perform well in this tournament, because we have the very good expectation with both the teams. But the former Sri Lankan captain, blaster batsman, and the coach of Sri Lankan cricket team, Sanath Jayasuriya, has stepped down from his role. So how do you see his coaching tenure, and who will be the next Sri Lankan coach according to your eyes? As far as Sanath stepping down, well, his coaching tenure, I think it was mixed. There were games that Sri Lanka won, there were series that Sri Lanka won, and also, unfortunately, there were some months that weren't all that good. But overall, obviously, as the head coach, he will be the first one to admit that the buck stops with him. And he is responsible, so that's why he's taken the decision to step down. But in his
favor, or in his defense, I must say that a coach is only as good as the team he has, or even a captain is only as good as the team he has or he's given. So in that sense, Sanath would have tried hard. He had good support staff. He had Lasit Malinga, he had Vikram Rato, he had Thilina Khandambi before that. So there were quite a few top class, top notch coaches, knowledgeable former cricketers who got involved. But then, unfortunately, all of us saw the results. It's sad to see Sanath stepping down, but I think it's the right call. All right. Only team India from the Asian region is in the semi-final. Among all the 4 teams, only India is representing Asian region. So, how do you see Team India in the semi-final? And what do you think? Which team is capable to lift the trophy? Yes, Roshan, can you hear me? Yeah, India is the only Asian team in the semi-final. You're right. 3 others from outside the subcontinent, which clearly defines one factor, that is, players all over the world are very comfortable playing in different conditions, and I think leagues in these parts of the world have helped players from New Zealand, South Africa, England to come and play here, to understand how to play, how to bat and bowl. So yeah, credit to them. 3 of those, South Africa, England, New Zealand in the semi-finals, Pakistan, Sri Lanka out. As far as the favorite to lift the title, well, I'm not going to, pick one particular team, because from here it is anybody's game, and we all know that T20 is a very difficult format to predict. As you know, in the opening rounds against the associate nations, there was every chance that one of the top nations could have lost, and they were very lucky because they got through thanks to some mistakes the Asian, or I beg your pardon, the associate teams made. So this game can change in 1 ball, 2 balls, 1 over. I mean, in a very short space. So I don't want to actually predict anyone. I had predicted 4 for the semi-finals. 2 of them are already there. They're India and New Zealand, and unfortunately, the other 2 I predicted did come through. So I will find it very, very difficult to pick a winner here, because all 4 teams will be pumped up, and it's a big stage, and it's anybody's game. All right, Roshan, stay with us because I have one more question to ask with you. But Zahir Hossain साहब है with us, उनसे भी पूछ लेते हैं जरा. Zahir भाई, ये भी जो बता रहे हैं श्रीलंका की जो सिचुएशन सारी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका क्यों अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका? क्योंकि रोशन ने भी बड़ी तफसील के साथ ये बताया सब कुछ. देखिए, श्रीलंका जो है वो एक अरसे से जो है डाउन चल रही है, और मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पर भी कोई इश्यूज़ इनके अपने हैं, जो ज़ाहिर बात है कि हमें तो नहीं नॉलेज इतनी वहाँ की कि वहाँ क्या इश्यूज़ हैं. क्योंकि श्रीलंका, आपने देखा होगा मुरलीधरन वगैरह जो वहाँ पे जिस तरीके से बॉलर आते थे, मैं समझ रहा हूँ कि अब जो है ना वो टैलेंट सामने नज़र नहीं आ रहा श्रीलंका का, जिस तरीके से पहले श्रीलंका का एक टैलेंट आता था. तो ये वहाँ की भी बोर्ड को जो है इसके ऊपर सोचना होगा कि आया जो है नए टैलेंट को किस तरीके से मुतारिफ करवाएं, क्योंकि श्रीलंका की टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जिससे श्रीलंका की टीम इससे पहले जो टॉप लेवल के ऊपर आ जाती थी. All right. Roshan, Zahir Hossain Saab is saying that Sri Lanka is not performing as per the situation according to their talent. So you also have to need to induct a new talent. So what message you will give to the Pakistani Sri Lanka fans who support Sri Lanka and your fans who follow your cricket commentary? Well, to all the Pakistan people, the fans, my message is that you as a nation is a proud cricketing nation. Yes. And you got some fantastic heritage to look back on, fantastic history, some outstanding cricketers that played and are playing. And as a fan base, as people, I think the average fan of Pakistan is such a passionate person, just like the Sri Lankan fans, just like the fans from the subcontinent. So my message to all of you is, obviously, you got to stand with your team. I mean, it's very easy to criticize them, but let's not forget that they go out there to give their best. Well, you win some games, you lose some games. That's how the game goes. But yes, losing is a disappointment, but you need to back your team. You need to have faith in your team. And I'm sure your team will deliver. It was not so long ago that you defeated Sri Lanka, you defeated Australia. So that's how good your team is.
And had the Pakistan team beaten India in that game, who knows, things would have been different. Then that Pakistan game against New Zealand got washed off. So I mean, they were unfortunate, just 1 point. Imagine had they won that, so Pakistan would have been in the semi-finals. So that's my message to all the fans in Pakistan. Thank you so much, Roshan Abhisinghe, for joining us, and long live Pakistan and friendship in every matters right now. क्रिकेट की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम पॉलिटिकल अफेयर्स की बात कर लेते हैं, तो श्रीलंका पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो यकीनी तौर पे जो है काफ़ी मजबूत और मुस्तहकम है। इस वक्त ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत क्रिकेट कमेंट्री की फील्ड से हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे ज़हीरुल हसन साहब और श्रीलंका क्रिकेट कमेंटेटर रोशन अभिसिंघे हमारे साथ मौजूद थे, जो बात करते हैं पाकिस्तान श्रीलंकन क्रिकेट के हवाले से। लेकिन साथ साथ आपके इल्म में कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री का वाहिद शो है कि जहाँ पे हम उस दिन के हवाले से अपने दोस्तों की जो हैपनिंग्स हैं उसको याद रखते हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे दोस्त असगर अजीम साहब के लिए, कि जो हमारे GTV की टीम का हिस्सा हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ दीगर जो है वो उनके इशूज़ के ऊपर बड़ी गहरी निगाह अक्सर आप हमारे शोज़ में भी देखते हैं। आज असगर अजीम साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम सब की जानिब से असगर अजीम साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऐसी कई ढेर सारी सालगिरहें आप सेहत सलामती और तंदुरुस्ती के साथ सेलिब्रेट करते रहें। इस वक्त मुझे एक और ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर ने ज्वाइन किया, इस तरह रोशन अभिसिंघे का श्रीलंकन क्रिकेट कमेंट्री में नाम है। इस तरह अगर पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री की बात होती है, जो चंद नाम सारे फहरिस्त होते हैं उनमें ये नाम जो है हमेशा जो है वह सारे फहरिस्त नज़र आता है। एक तवील अरसे से क्रिकेट कमेंट्री से वाबस्ता हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, रेडियो पे स्पोर्ट्स शोज़ करते हैं, TV पे स्पोर्ट्स शोज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो है ये दीगर जो है सोशल इशूज़ के ऊपर भी मुसलसल शोज़ करते हुए अपना तज्जिया देते हुए नज़र आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रिनाउंड क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा भाई, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है। सबसे पहले तो बताएं क्रिकेट टीम की जो पैथेटिक परफॉर्मेंस है, आपने बहुत क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में कवर की है, और यही सवाल मैंने रोशन अभिसिंघे से भी किया था कि कमेंट्री बॉक्स से जो नज़र आता है वो शायद डिफरेंट नज़र आता है एज कम्पेयर टू अगर आप TV पे देखते हैं या वैसे ग्राउंड में मैच देखते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम में कौन से ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले भी मैंने अब जो एरियाज है ना उनमें, क्योंकि मैं खुद से अब इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व हूँ, मैं गनी में भी, LRCN में भी, गद्दाफी स्टेडियम में भी खुद जाकर स्कूल क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट पर कमेंट्री रिसेंटली कर चुका हूँ। और मैंने ये भी देख लिया कि अभी ये जो रीजनल T20 चैंपियनशिप हुई है, इसमें भी जो मुल्क भर के टैलेंट देख लिया मैंने, जो सेकंड स्ट्रिंग का था। तो बात यह है कि ग्रास रूट लेवल वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और क्लब क्रिकेट और जो रीजनल क्रिकेट है इसमें इनका बड़ा पिवटल रोल है। हमारे मुल्क में हर चीज बेतहाशा हो रही है, राउंड द ईयर क्रिकेट हो रही है, तो इसमें जो काबिज इदारे की सतह तक है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। खासतौर पर स्कूल क्रिकेट, क्योंकि वो एक अरसे के बाद उसका दोबारा अब आगाज हुआ है। वो अब ज़ाहिर है कि पूरी जोशो खरोश के साथ कराची में, लाहौर में, पेशावर में हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इससे नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। अच्छा राजा भाई, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, मैं पहले ज़हीर से भी पूछता हूँ फिर आपसे भी आता हूँ, कि टैलेंट अब नहीं है, जो टैलेंट है बस वो यही है, और पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो गया। ज़हीर भाई, आप जो है इस वक्त डोमेस्टिक से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में? देखें, जब से डिपार्टमेंट की अंडर-19 की टीम्स ख़त्म हुई हैं उसके बाद से टैलेंट आना बंद हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि बच्चे को जो है वजीफ़ा दिया जाता था तो पेरेंट्स कहते थे ठीक है क्रिकेट खेलने जाएं। उसके बाद आप देखें उन्होंने टोटल फोकस कर दिया कि रीजन की टीम होगी और डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। डिपार्टमेंट की क्रिकेट को इन्होंने प्रमोट नहीं किया और अंडर-19 टीम डिपार्टमेंट की खत्म कर दी। तो अंडर-19 से बाबर आजम और समी असलम वगैरह जब खेलते थे, उनके बाद आप मुझे बताएं नया टैलेंट अभी बस मिन्हास एक नज़र आया है, उसके अलावा कौन सा टैलेंट है जो नज़र आता है? तो इनको जो है अंडर-19 टीम के ऊपर फोकस करना होगा, नीचे से टैलेंट को लाना होगा और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो फोकस करना होगा, डोमेस्टिक को इज्जत देनी होगी। जब तक डोमेस्टिक को आप इज्जत नहीं देंगे, होता ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ अभी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और साथ में कोई शाहीन का टूर अनाउंस हो जाता है। राजा भाई, आप भी समझते हैं कि अंडर-19 खत्म करने से प्रॉब्लम हुई है, पाकिस्तान में टैलेंट है या नहीं है? देखिए, मैंने तो ये सब कुछ देख लिया है। आप जरा रीजन्स की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे लाहौर रीजन है ना, इन्होंने एज ग्रुप पे बड़ा एक्सरसाइज किया, लगातार 2 मरतबा ये अंडर-15 के चैंपियन बने हैं। फिर इन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड कंपटीशन कराए बिफोर द इवेंट। अभी ये जो T20 नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इससे पहले उन्होंने लाहौर में इवेंट करा दिया, ट्रायल्स मैचेस का। परफॉर्मेंस बेस्ड लड़के सामने आएंगे। वो जो
वोटों के चक्कर में लड़के सेलेक्ट हो जाते थे, वैसा नहीं है। तो इसमें एक शानदार तहनीत के मुस्तहिक हैं लाहौर रीजन के प्रेसिडेंट हैं जनाब ख्वाजा नदीम अहमद। अच्छा, उनकी सेक्शन कमेटी भेज रहे नाम पूछा है। तो ये लाहौर क्यों आर्टिकुलेट कर रहा है, बाकी रीजन पीछे क्यों है? अगर कराची रीजन तरक्की नहीं करेगा तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और ये रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जो जितनी भी टीमें लाहौर में थी, दे वर स्टेइंग इन अ 5-स्टार होटल बिसाइड मैच फीस, बोर्डिंग, लॉजिंग, ये एक तवील अरसे तक एक प्रिविलेज मिला है। तो मेरे ख्याल में जो इदारा है पीसीबी, उसके तक तो बिल्कुल ठीक। और दूसरी एक बात जो आज मैंने पहली खबर सुनी है जो बड़ी खुशाइंद है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि प्लेयर्स पावर का तिलिस्म जो है उसको तोड़ा गया है, और पीसीबी ने कहा है कि जो कुछ भी आइंदा होगा वो परफॉर्मेंस बेस होगा, मुआवजे उसी बुनियाद पर मिलेंगे। लेकिन ये जो 50 लाख रुपए के होगी। जुर्माने राजा भाई लगाए गए, क्योंकि वक्त का भी सवाल मेरे ज्यादा है आपसे, 50 लाख के जुर्माने लगाए गए, आप समझते हैं ये सही है? क्योंकि जहीर भाई ये कहते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे कम कर दें, जुर्माने कैसे करेंगे? बाबर आजम तो खेला ही नहीं श्रीलंका वाला मैच, उसको आप कैसे जुर्माना लगा सकते हैं? उस्मान खान विकेट कीपर 22 बॉलों में 44 करता है, उस पर कैसे जुर्माना लगा सकते हैं? उस्मान तारिक का एक मैच खराब हुआ, उस पर कैसे जुर्माना लगा सकते हैं? तो बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन हो गई है कि किस तरह से जुर्माने लगेंगे। अभी इसके ये आपका सवाल ठीक है, इसमें जाहिर है कि ये चीजें जो हैं, ये इसके एसओपीज या इसके जो भी स्लैब सिस्टम है वो सामने आएगा। लेकिन आप ये भी याद रखें अली सलमान साहब के बाबर आजम साहब ने जो हमारे प्रीवियस चेयरमैन साहब से पहले चेयरमैन साहब उनको धमकी देकर पैसे बढ़वा लिए थे टूर्नामेंट से पहले, तो ये भी प्लेयर करते रहे हैं। तो इन पर जब इत्तलाएं आती है तो हम इसके हाथ में जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें भी आप देखा करें ना कि प्लेयर्स को भी तो नहीं, तो इसकी सजा यही है ना कि आप इनको डोमेस्टिक में भेजें और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे कम करें। देखें, प्लेयर्स की एक मेंटेलिटी जो ऊपर के प्लेयर है ना वो एक सेट हो चुकी हुई है। हम ग्रास रूट की लेवल की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन सब कुछ तो करा दिया बोलते मुझे सब जो टैलेंट के दिया। मैंने दुरुस्त बात की है वो ये है कि टैलेंट मुझे नजर नहीं आ रहा किसी भी सतह पर। जो रीजन अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं उनके नताइज बेहतर आ रहे हैं, और मैं ये कराची को हलाशेरी दूंगा। अब ये क्वालिफाई कर दें, इनकी दोनों टीमें नेशनल T20 खेलेंगे, लेकिन कम अप विद द पॉइंट अच्छी परफॉर्मेंस जो प्रेजेंट ट्रॉफी में भी दी है। तो ये जब लाहौर और कराची जब इनकी क्रिकेट तरक्की करेगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की करेगी। राजा भाई आखिरी मेरा सवाल है, मुझे वाइंड अप करना है। पहले जहीर भाई आपसे भी करूंगा, सलमान आगा की कप्तानी आपको बचती नजर आ रही है? आपको लगता है चली जाएगी कप्तानी? देखें, सलमान अली आगा को हटाना कोई तुक नहीं बनती, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सलमान अली आगा अब काफी डेवलप हुआ है, साउथ अफ्रीका को हराया, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया। ठीक है, वर्ल्ड कप के अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो कप्तानी नहीं कर सकता। आप उसको तैयार करें आगे के लिए। राजा भाई आपको क्या लगता है? दो सवाल क्विकली। एक तो आपने लाहौर की बात की, उमर अकमल से लाहौर रीजन कह रहा है कि आप क्लब डिस्ट्रिक्ट खेलो, फिर आपको रीजन में शामिल करेंगे। 6 वर्ल्ड कप, इतने सारे टेस्ट मैच, वनडे खेला हुआ है, डेब्यू पे 100 किया हुआ है, लाहौर को क्या उसकी जरूरत नहीं है? दूसरी, सलमान आगे की कप्तानी आपको लग रहा है कि बच जाएगी या चली जाएगी? देखिए, मुझे उनकी कप्तानी ही कहीं होती हुई दिखाई नहीं दे रही। सिस्टम के बगैर भी आप तरक्की कर जाते हैं, कप्तानी के बगैर भी आप जीत जाते हैं। मुझे अब ये बताते हैं कि उनकी पर्सनल इनपुट क्या है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग, कहा उन्होंने अपने लीड फ्रॉम। सर क्विकली मुझे बताएं ना, वक्त हमें, कप्तानी बच रही है या जा रही है? उनको देखकर कप्तानी बच रही है या जा रही है? ये तो बोर्ड ने फैसला करना है, लेकिन मुझे तो उनकी कप्तानी पर एक सवालिया निशान है। उमर अकमल वाले इशू पे क्या कहेंगे? लाहौर उनको नहीं खिला रहा, कहता है क्लब जाके डिस्ट्रिक्ट खेले फिर कंसीडर करेंगे। बड़ा फैसला किया। उमर अकमल के कोई खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स में से एक है। वो अपने आप को फिजिकली और इमोशनली ठीक कर लें तो मेरे ख्याल में स्काई इज द लिमिट। वो दिन आया हुआ था गद्दाफी चीजें में मैच देख रहे थे, अपनी प्रैक्टिस को फाइल कराएं में आए, और मेरे ख्याल में उनके कोई खिलाफ कोई नहीं है, सब उनकी इज्जत करते हैं। उमर अकमल के कोई खिलाफ नहीं है। थैंक यू सो मच राजा असद साहब, थैंक यू सो मच। जहीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू रोशन अभी सिंह हु जॉइंड अस इन द जी स्पोर्ट्स एंड गिवन अस द वैल्यूएबल टाइम। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।